तो हम इसको अगर समराइज करें तो हम यही कहेंगे ना कि इन मार्केट इकोनॉमी resources are allocated through price mechanism, and price mechanism is a system where price guides producers where to allocate resources is more profitable and where it is not. So when prices of a certain product is rising, producers see more profit in producing it, so they allocate more resources in the production of that product. And the product whose prices are falling, they withdraw or take the resources out of the production of that particular product. तो ये इस तरह से और they find some other way to allocate resources या some other product to allocate resources where they can get more profit. जिस तरह के यहाँ बता दिया कि गाड़ियों की कीमतें बढ़ रही हैं तो उनको लग रहा है कि प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो यहाँ सोर्स की लोकेशन ज्यादा होगी। और लैपटॉप पे अगर कीमतें कम हो रही हैं, प्राइसेस स्टेबल भी नहीं है, तो आप वहां से रिसोर्सेज निकाल लेंगे। तो ये है प्राइस मैकेनिज्म। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम, ये आप खुद बाद में पढ़ सकती है आराम से, तो मैं तो उसको डिस्कस नहीं कर रहा आगे। मार्केट से हम जानते हैं मार्केट क्या होती है। और जी मैं मार्केट जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मार्केट बिजनेस में पड़ा हुआ है कि वो प्लेस जहां पर कंज्यूमर्स या इनफैक्ट आप सेलर्स और बायर्स की इंटरेक्शन होती है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बायर्स एंड कंज्यूमर्स बिजनेस में, है ना? सर आपने इकोनॉमिक्स भी बताया। अच्छा, चलें, गुड। तो अब इसलिए मैंने कहा कि बायर ज्यादा बेहतर है यहाँ पर अभी। तो बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स कंज्यूमर भी हो सकता है वैसे, जहाँ इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, वो प्लेस मैंने, आप देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है फिजिकल और वर्चुअल। तो आप मुझे किसी मार्केट का नाम तो बताओ जिसे आप मार्केट कह सकते हैं। जीवन मार्केट। जीवन मार्केट, सही। क्योंकि आपके करीब वही है और वही मशहूर भी है। तो बिल्कुल सही, जीवन मार्केट। उसको मार्केट बोलते इसीलिए हैं क्योंकि वहां कंज्यूमर्स और बायर्स इंटरेक्ट करते हैं, सही। लेकिन ये एक फिजिकल प्लेस है। आप हफीज सेंटर चले जाते हैं, एम आलम रोड चले जाते हैं, वो भी मार्केट ही है। वहाँ वो रेस्टोरेंट की मार्केट है, ठीक है। अच्छा, तो आप वो मरी चले जाएं, वो टूरिज्म की मार्केट है। या मरी से आगे, खैर मरी तो ऐसी कोई जगह नहीं है देखने वाली, बुरा हाल हो गया। तो वो मार्केट है। अच्छा, लेकिन अगर मैं वर्चुअल मार्केट की बात करूं, आप वर्चुअल मार्केट समझती हो? सर ऑनलाइन। जी, वेरी गुड जी, बिल्कुल। इसका मतलब है इंटरनेट जो है वो एक वर्चुअल मार्केट है। आप वहां पर भी इंटरेक्ट कर सकते हैं बायर्स और सेलर्स के साथ, अ, बगैर फिजिकली प्रेजेंट होने के। तो ये भी आजकल ऑनलाइन, आपको पता है, काम बहुत चलते हैं। और उस पे जो है ना, हम जो है वो ट्रेडिंग भी करते हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन नहीं कि आपने वहां से फोन नंबर ले लिया और कॉल कर दी, वो तो फिर आपने फोन पे कॉल की ना। आपने तो डायरेक्ट बात कोई भी नहीं की। जहाँ आप इंटरनेट के थ्रू या आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं या वेबसाइट के थ्रू आप अपनी ऑर्डर भेज रहे हैं, अपने आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर रहे हैं, ये है मार्केट, सही वाली। सही है ना? ये नहीं कि यस सर। आपने कोई सोशल मीडिया पे देखा तो अच्छा ये घर में कपड़े बनाती है, इससे बनवा लेते हैं, तो आपने फोन पे ऑर्डर कर दिया, तो वो तो फिर फोन आ गया ना। इंटरेक्शन तो फोन पे हो रही है, वो सोशल मीडिया पे तो नहीं हो रही, अगर हो ऐसे तो। अच्छा, तो इसलिए मैंने इंटरनेट की ही बात की है, जहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग भी हो सकती है और आप इंटरेक्शन भी कर सकते हैं वर्चुअली। अच्छा, तो अब ये तो बात हमने कर ली है। अच्छा, अब उसमें ये है कि एक यहाँ पे टर्म, चूंकि मैंने कहा आगे बस हम इस पे डिटेल में बात करेंगे कि ना, जब हम बात करते हैं मार्केट सिस्टम की, तो कहते हैं इसमें ना एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होता है जो कि खुद ही एडजस्ट करता है कि अगर कोई चीजें ज्यादा बन गई हैं जरूरत से, तो वो कम बनना शुरू हो जाती है, और कोई चीज अगर कम बन रही है तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा बनना शुरू हो जाती है। तो ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है जो मार्केट सिस्टम में चलता है, किसी के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ती जनरली। अब होता ये है कि जनरली जैसे एक स्टेट है मार्केट में जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम या मार्केट इक्विलिब्रियम, जिसको हम डिटेल से आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको मुझे देना था क्योंकि हमने बाद में डायग्राम्स इसकी देखनी है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम
मतलब आप कभी अगर बाहर से कोई चीज खरीदें तो वो एक तरफ वेट डालता है, दूसरी तरफ आपकी प्रोडक्ट रखी होती है। अगर आप कोई सब्जी ले रहे हैं या कोई और ऐसी चीज ले रहे हैं, तो आप वजन करते हैं, और जब आपको लगता है कि जी वेट और ये जो आपकी प्रोडक्ट है वो बैलेंस हो गए हैं, तो आप कहते हैं जी हाँ जी ये रेट है। उस वक्त इक्विलिब्रियम होता है। तो इक्विलिब्रियम अब मार्केट सिस्टम में से मुराद क्या है? यहाँ मुराद है जब डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो जाए। ये क्या चीज है? डिमांड वो चीज होती है जो कंज्यूमर की तरफ से आती है, कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो बाय करना चाह रहा है कितनी क्वांटिटी। और सप्लाई आती है प्रोड्यूसर्स की तरफ से, और वो बताती है कि प्रोड्यूसर कितनी बेचना चाह रहा है और कितने की। तो आप अगर फर्ज किया कि मार्केट गए हैं और मार्केट में फर्ज किया कि आपने कोई जूता पसंद करना है, तो आपने जूता लेना है, तो वैसे तो ब्रांडेड शॉप में तो निगोशिएशन नहीं होती। लेकिन अगर आप चले जाएं कहीं नॉन ब्रांडेड शॉप में और आपको जूता पसंद आ गया, तो जूते पे आपने कहा जी ये जूता कितने का? आपने कहा जी जूता जो है वो 2,000 का है या 3,000 का है। तो आप कि मामा नेगोशिएट करने नहीं जी, थोड़ा कम करें। तो एवेंचुअली से चलें जी, आपकी ना बाजी ना आपकी ना मेरी, ये 2,000 में डन कर दें या 2,500 में डन डन कर दें फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब है, और आपकी मामा कहती हैं जी ठीक हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर जो बायर है और जो सेलर है, दोनों एग्री कर रहे हैं एक सर्टन प्राइस पे, एक सर्टन क्वांटिटी बेचने के लिए। अच्छा, आपकी मामा ये भी कह सकती हैं जनाब ये जूता, ये एक जूता मैंने भी लेना है, एक मेरी बेटी का है, दो लेने हैं जी, तो 2,500 की जगह 2,000 करें जी। अब इसका मतलब है कि आपने दो अब निगोशिएट किया 2,000, उसने कहा जी ठीक है जी, आप दो जोड़ों को जूते ले रहे हैं। अब तो 2,000 पे जो दुकानदार था वो भी एग्री कर गया, आप भी एग्री कर गए। लेकिन एग्री कर रहे हैं एक सर्टेन क्वांटिटी बाय करने की। ये नहीं है कि अब वो आपको हमेशा 2,000 का ही जूता देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उस टाइम पर एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम a certain quantity can be bought or sold at a certain agreed price. Agreed का मतलब जहां बायर और सेलर दोनों एग्री करते हैं। तो जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आ गया। अब जब दोनों राजी हो गए तो अब ना प्राइस बढ़ाने की जरूरत है ना कम करने की जरूरत है। तो इसका मतलब है, ये मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है, बहुत छोटी। लेकिन मार्केट में ये होता है कि जितनी चीजें बन रही हैं अगर वो सारी कंज्यूम भी हो जाए, जितनी चीजें बन रही हैं वो सारी लोग बाय कर लें और उसी प्राइस पे, जिस पे कंज्यूमर भी राजी है और प्रोड्यूसर भी राजी है, तो रेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये इतना ही आपके लिए काफी है, क्योंकि आगे हमने इसको डायग्राम से समझना है। मैं अभी डायग्राम यूज करके इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा। अच्छा, और अगर मैंने आपको कहा जिस तरह ऑटोमेटिक मैकेनिज्म की बात मैं आपसे कर रहा था, तो एट टाइम्स ये होता है कि एक चीज ज्यादा है मार्केट में, तो क्या होता है अगर एक चीज मार्केट में ज्यादा आ जाए तो उसकी प्राइस, आपको क्या लगता है क्या होता है उसको? डिक्रीज। डिक्रीज, वेरी गुड, बिल्कुल। एक चीज मार्केट में ज्यादा आ गई है, उतने कंज्यूमर मार्केट में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस कम होना शुरू हो जाएगी, ताकि वो जो एक्सेस क्वांटिटी है वो बाय की जा सके। तो जब प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएगी तो कंज्यूमर्स को लगेगा हाँ जी अब अफोर्डेबल है, वो बाय करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से वो जो एक्सेस क्वांटिटी है वो कवर हो जाएगी, और आप दोबारा से, तो इस, अच्छा, जब तक वो एक्सेस क्वांटिटी मौजूद है तो उस स्टेट को बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। यानी कि डिमांड सप्लाई दोनों बराबर नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो बेचने वाले हैं उनके पास चीजें ज्यादा है, जो खरीदने वाले हैं वो उतनी क्वांटिटी खरीदना नहीं चाह रहे, तो फिर दुकानदार को कीमत कम करनी पड़ती है चीजें बेचने के लिए। और इसकी अच्छी एग्जांपल है, जैसे ना बम्पर क्रॉप आती है कभी, क्रॉप बहुत अच्छी हो गई, बारिशें बहुत अच्छी हो गई, तो फसल ज्यादा अच्छी हो गई। अब वो मंडी में आ गया सामान, तो वहां पर फिर वो सप्लाई ज्यादा होती है, तो ऑटोमेटिकली रेट कम हो जाता है। अब जैसे कि अभी आटा शाटा बहुत महंगा आपको नजर आ रहा होगा, आपको तो खैर शायद ना पता हो, मामा को पता होगा या आपके पापा को, तो वो उसकी एक बड़ी वजह है जो सैलाब आया वो सिंध में और आपके पंजाब में भी। तो उस वजह से बहुत सी फसलें तबाह हो गई, और कई जगह पर तो अभी भी पानी खड़ा हुआ है। तो वो उस वजह से फसलें कम हुई तो क्या हुआ कि मार्केट में शॉर्टेज हो गई। जैसे आटे की शॉर्टेज अगर हमें नजर आ रही है, या सब्जियां भी अब महंगी हो गई। तो शॉर्टेज, ये भी डिसइक्विलिब्रियम के समय, कि जिसमें अब चीजें कम है मार्केट में, लेने वाले ज्यादा है, तो उसमें क्या होता है कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो अब डिमांड सप्लाई यहाँ भी बैलेंस में नहीं है, डिमांड
ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो कीमतें बढ़ती हैं। कीमतें बढ़ती हैं तो लोग खुद खुद ही अपनी क्वांटिटी कम करते हैं। नहीं यार, महंगी बढ़ी है, अब कम पे गुजारा करो, कम लो। तो ऑटोमेटिकली दोनों फिर दोबारा से बैलेंस हो जाते हैं और दोबारा इक्विलिब्रियम पे आप पहुंच जाते हैं। तो डिसइक्विलिब्रियम में या तो सप्लाई कभी ज्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस हो जाती है, और अगर कभी डिमांड ज्यादा हो जाए तो वो भी बैलेंस हो जाती है। जैसे मैं कई दफा आपको एग्जांपल, एक तो मैंने एग्जांपल दी थी, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि कोविड 19 हुआ तो मास्क की डिमांड बढ़ गई, तो इसका मतलब उस वक्त उतनी प्रोडक्शन नहीं थी, तो उस वक्त डिसइक्विलिब्रियम आ गया, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो कीमत बढ़ना शुरू हो गई मास्क की। और उसके बाद जब बढ़ना शुरू हुई तो क्या हुआ, डिमांड तो लोगों ने थोड़ी कम की होगी, लेकिन सप्लाई बढ़ गई, क्योंकि प्राइस, आपको जैसे हमने अभी पढ़ा है प्राइस मैकेनिज्म में, जब प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर इनकरेज होते हैं ना कि यार प्राइस बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो जो हायर डिमांड थी उसको मीट करने के लिए ज्यादा सप्लाई मार्केट में मास्क की आ गई। अब तो आप वैसे ही रोड में निकले तो लोग खड़े होते हैं, मास्क ले लो। अब आजकल वैसे नहीं है, क्योंकि अब कोई ले नहीं रहा कोविड 19, अब अल्लाह का शुक्र है कि नहीं है उस तरह। तो वो कीमत ऑटोमेटिकली अब आपको नजर आता है कि स्टेबल हो गई, क्योंकि अब जितनी लोगों को चाहिए डिमांड है उतनी मार्केट में सप्लाई भी नहीं। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली मार्केट सिस्टम में एडजस्ट होता है। और इसका मतलब है कि कहाँ पर रिसोर्सेज लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म के तहत प्रोड्यूसर्स को पता चल जाता है। जैसे मास्क में ज्यादा लोगों ने घर में भी मास्क बनाए, फैक्ट्री में भी बनाए, तो रिसोर्स वहां लोकेट किए गए ना, तो बने। तो इस तरह से आप रिसोर्स एलोकेशन कर लेते हैं। और मार्केट में अगर कभी शॉर्टेज हो जाए, जिसको बोलते हैं कि सप्लाई ज्यादा हो गई डिमांड से, या कभी सरप्लस हो जाए, जिसको बोलते हैं कि सप्लाई ज्यादा हो गई डिमांड से, दोनों सूत्रों में ये मार्केट सिस्टम जो है ना, ये विदाउट एनी इंटरफेरेंस एडजस्ट कर जाता है। यानी कि अगर डिमांड ज्यादा है तो उसको मीट करने के लिए सप्लाई आ जाती है, और अगर सप्लाई ज्यादा है तो उसको मीट करने के लिए डिमांड आ जाती है। किस तरह, वो प्राइस या तो कम हो जाती है ताकि डिमांड बढ़ जाए, या प्राइस जो है वो ज्यादा हो जाती है ताकि सप्लाई बढ़ जाए। तो इस तरह से आप सरप्लस और शॉर्टेज को टैकल कर लेते हैं खुद ही, यानी कि जो इसका मैकेनिज्म है मार्केट सिस्टम है उसके तहत। ठीक हो गया, समझ आ गई नहीं आपको? यस सर। अच्छा, तो इसी तरह प्लान इकोनॉमी है वैसे, लेकिन अगर आप सिलेबस को देखें ना, तो प्लान इकोनॉमी ना निकल गया है आपके सिलेबस से, तो मैंने इसमें ज्यादा बात नहीं की, लेकिन थोड़ा बताना फिर भी जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यूज में ऐसे आपको ऑप्शन तो दिया हो सकता है ना, तो ऑप्शन से कंफ्यूज ना हो जाए। तो प्लान इकोनॉमिक सिस्टम को कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं, और इसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर होता है। मतलब मार्केट इकोनॉमी में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होता है, और रिसोर्स की एलोकेशन कैसे होती है हमने देख लिया। प्लान इकोनॉमिक सिस्टम में सिर्फ पब्लिक सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर क्या होता है मेरा? Resources are owned and run by the government officials. जी बिल्कुल, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट जो आंसर देती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, या गवर्नमेंट जब रिसोर्स एलोकेट करती है, तो गवर्नमेंट की जो बेसिस होती है वो होती है टू मैक्सिमाइज पब्लिक वेलफेयर, जो मैंने लिखा भी हुआ है। लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा कहाँ हो रहा है, तो वो चीज फिर बनाई जाती है। जैसे मैं भी एग्जाम्पल आपको दूं कि गवर्नमेंट अचानक अगर डिसाइड करे कि हमने गाड़ियां बनाकर लोगों को देनी है, गवर्नमेंट बनाती तो नहीं, मैं ऐसे एग्जाम्पल, हम गाड़ियां बनाएंगे लोगों को देंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली कौन सी गाड़ी गवर्नमेंट रिसोर्स एलोकेशन किस किस्म की गाड़ी पे करेगी? व्हाट टू प्रोड्यूस डिसाइड हो गया। सर जो मैक्सिमम लोग खरीद सकेंगे। जो मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर सकेंगे, खरीद सकेंगे, बिल्कुल सही आपने कहा। इसका मतलब है सबसे सस्ती गाड़ी किसी जमाने में सुजुकी मैरान होती थी, अब तो है नहीं, तो फिर वो मैरान ही बनाएगी, गवर्नमेंट मैरान ही बनाएगी, ताकि हर बंदा अफोर्ड करे। फर्जी मैरान बना के 3 लाख 4 लाख की बेच रही, ताकि लोग हर कोई ले सके। और लेकिन उसमें नुकसान ये है कि अमीर आदमी जो आप जैसे होते हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए है, तो वो तो कहेंगे जी हमें चाहिए एसयूवी, तो गवर्नमेंट तो नहीं बना रही। तो ये एक बात जरूर है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये नहीं देखना कि जो गिनती के अमीर लोग हैं उनका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे मैंने बात की, आपने पब्लिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के, ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा कब होगा, जो गिने चुने लोग हैं उनका फायदा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, खैर। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ये नहीं देखता, प्राइवेट सेक्टर देखता है अगर गिनती के लोग हैं लेकिन उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने इन्हीं के लिए बनाना है। ब्रांडेड हम चीजें आइटम इस्तेमाल करते हैं, कितने के लोग इस्तेमाल करते हैं,
मैं आपको बताता हूँ। अभी आप जो लाइफस्टाइल गुजार रही हो ना, कि घर में रह रही हो, गाड़ियों में घूम रही हो, और कोई महंगाई है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई तंगी नहीं हो रही, तो आप याद रखो कि यू बिलोंग टू 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो ये यू आर ब्लेस्ड। तो कि आप उस 1% में आती हो। और आपके सर 1% कहाँ बहुत अमीर है? नहीं। 1% ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी तो देखो ना कितनी है, 22 करोड़। अच्छा, तो अब इसका मतलब तो महसूस नहीं हो रहा। तो प्राइवेट सेक्टर ने, जो ब्रांडेड आइटम की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो इस 1% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए ही है। वो बाई करेंगे, उनको बाकी जो 99% ऑफ द पॉपुलेशन है उसे कोई गर्ज नहीं है, उनको प्रॉफिट हो रहा है, दैट्स इट। तो अब इसी तरह कि अभी आप हम कहें जी कि मैंने जी निशात में जाके जो है ना वो हाई टी करके आनी है, कभी गई हो वहाँ? Yes, sir. हाँ। तो वहाँ दो अभी जाए ना तो 2,000 की हाई टी होती है। अब 2,000 एक बंदा एक दिन में हाई टी करेगा, एक आम आदमी कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि अगर 10 बंदे जाते हैं 20,000 लग गया, 15 बंदे जाते हैं 30,000 लग गया। तो 30,000 तो एक आम बंदे की, जब बेचारा मजदूरी करता है उसकी तनख्वाह नहीं होती है, उतनी तनख्वाह होती है, वॉचमैन को ले लो आप। तो इसका मतलब है वो उन लोगों को टारगेट कर ही नहीं रहे जो मार्केट इकोनॉमी है। तो पब्लिक सेक्टर ने यही काम करना है। उन्होंने वही चीज बनानी है जो ज्यादा लोगों को लिए फायदेमंद है। अमीर बेशक चीखते हैं, तो वो कहेंगे, अमीरों से कहेंगे जाए प्राइवेट सेक्टर में जाए आप, आपको आपकी मर्जी की चीज मिलेगी, और प्राइस भी उनकी, लेकिन प्राइस उनकी मर्जी की होगी। यहाँ पर जो है वो प्राइस लोगों की मर्जी की। लेकिन अब सुन लें, कमांड इकोनॉमी में, प्लान इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइस लोगों की मर्जी की, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सेट करती है, लेकिन चीज गवर्नमेंट की मर्जी की, मतलब क्वालिटी हो सकता है उसकी कम हो, आपको उतनी पसंद ना आए, लेकिन अफोर्डेबल है। प्राइवेट सेक्टर में चीज आपकी मर्जी की, आपको बेहतरीन बहुत पसंद आएगी, लेकिन प्राइस फिर उनकी मर्जी की होगी। अच्छा, तो ये चीज है। लेकिन बहरहाल ये पब्लिक वेलफेयर पे मैक्सिमाइज करते हैं। फिर हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी आ गई। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में, जैसे कि नाम से नजर आ रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम भी बोलते हैं इसको। ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, प्राइवेट और पब्लिक। यानी कि इसमें पब्लिक सेक्टर भी होता है और इसमें प्राइवेट सेक्टर भी होता है। तो अब कमांड इकोनॉमी में तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कमांड इकोनॉमी ना पहले चाइना में होती थी, रशिया में भी होती थी। तो आप, अब खैर सारी इकोनॉमी जो है ना वो मिक्स इकोनॉमी की तरफ चली गई हैं। तो अब अगर आपको सर कोई कंट्री है जहाँ पे कमांड इकोनॉमी हो, तो शायद ना हो। मैं आपको ना बता सकूं, क्योंकि ऐसा कोई कंट्री बचा नहीं। इसी तरह अगर मैं मार्केट इकोनॉमी की बात करूं, तो सर को मार्केट इकोनॉमी है। एक्चुअली मार्केट इकोनॉमी किसी भी कंट्री में नहीं है, क्योंकि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का तो मतलब है कि गवर्नमेंट है ही नहीं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर है ही नहीं ना। या तो गवर्नमेंट है ही नहीं, या गवर्नमेंट बिल्कुल बहुत ही एक दो तीन एरियाज को में कंट्रोल उसका है। उसमें डिफेंस हो सकता है, पुलिस हो सकती है, वगैरह वगैरह बस। तो अब अगर मैं कहूँ तो जो बहुत इकोनॉमी क्लोज है मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के, वो यूएसए है, अमेरिका। क्योंकि अमेरिका में आप कह लो कि 70 to 80% जो रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेट सेक्टर ओन करता है, और बाकी जो है वो पब्लिक सेक्टर। ऑफ कोर्स जहाँ जरूरत की चीजें हैं वो वहां पर पब्लिक सेक्टर, वो गवर्नमेंट आ जाती है। हेल्थ केयर इसमें आ सकती है, एजुकेशन भी आ सकती है, डिफेंस सिस्टम आ सकता है, वगैरह वगैरह। तो मिक्स इकोनॉमी में नॉर्मल तो वो कहलाएगी तो मिक्स इकोनॉमी है ना यूएसए की भी, क्योंकि जब किसी, अच्छा, अब ये जरूरी नहीं कि मिक्स इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर डोमिनेट कर रहा है कि प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, ये कोई जरूरी नहीं होता। अगर दोनों सेक्टर हैं तो वील कॉल इट अ मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन ज्यादातर ट्रेंड यही है कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बड़ा होता है पब्लिक सेक्टर के मुकाबले में। और उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट को लगता है कि हमारा काम पूरी कंट्री को भी मैनेज करना है। तो अगर हम एक कारोबार या ऑर्गेनाइजेशन रन करने में लग जाएंगे, तो फिर कंट्री को कैसे मैनेज करेंगे? तो इसलिए वो कम रिसोर्सेज अपने कंट्रोल में रखते हैं और ओन करते हैं, और उनको उनसे और डिसाइड करते हैं कि रिसोर्सेज कहाँ एलोकेट करने हैं। ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के पास ही होते हैं। गवर्नमेंट चाहे तो प्राइवेट सेक्टर से ले भी सकती है, जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट है प्राइवेटाइजेशन का और नेशनलाइजेशन का। पता है इसके बारे में? Yes, sir. तो अगर गवर्नमेंट ने अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ज्यादा रिसोर्सेज हमारे पास हैं और हम ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं लेकिन हमसे नहीं मैनेज हो रही, तो वो प्राइवेट सेक्टर को फिर वो रिसोर्सेज दे भी सकते हैं, थ्रू प्राइवेटाइजेशन के प्राइवेट कर दिया जी इस ऑर्गेनाइजेशन को, और अब ये प्राइवेट सेक्टर के अंडर है। लेकिन उसके बदले उन्हें पैसे तो मिलते हैं, एक हेफ्टी अमाउंट उनको मिलती है।
और इसी तरह नेशनलाइजेशन भी हो सकती है कि उन्हें लगता है कि प्राइवेट सेक्टर सही से मैनेज नहीं कर रहा है या पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा, तो वो उसको वापस पब्लिक सेक्टर में भी लेकर जा सकते हैं बाय फोर्स। हाँ, ऑफ कोर्स पैसे तो देंगे, लेकिन ये नॉर्मली कम ही होता है, लेकिन हो जाता है ऐसे। जैसे कि आपने नहीं, हमने पढ़ा नहीं। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो बैंकिंग सिस्टम है, कि जो बैंक, कभी बैंक गई हो आप? No, sir. नहीं गई, चलो। अच्छा चले, अभी फिर बैंक की बात करते ही नहीं, और जब आएगा बैंक तो फिर हम तब देख लेंगे। अच्छा, तो ये मिक्स इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर भी बड़ा हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी बड़ा हो सकता है, लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये कि दोनों सेक्टर होते हैं जिस इकोनॉमी में, उसी को मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास डिमांड हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है आज इतना ही कर लेते हैं, क्योंकि नया टॉपिक है तो अभी और हमने अगर देखे ना तो ये हमने, ये जो ऊपर मैंने लिखा था 2.1 2.2 आसान था, हमने ये कर लिया, लेकिन अभी स्टिल इतने नहीं किए कि मैं आपको क्वेश्चन की एमसीक्यू दे सकूं। तो ये डिमांड हम एक ही कोशिश करेंगे सिटिंग में इसको, डिमांड एक एक पोर्शन पूरा कवर करें। पहले डिमांड आएगा, वो पूरा कवर कर लेंगे, फिर सप्लाई, ताकि वो एक सिटिंग में एक कंप्लीट चीज हम कवर कर लें, और फिर उसके हिसाब से मैं आपको एमसीक्यूज या जो क्वेश्चन है वो भेज दूंगा। तो आज इतना ही काफी है, तो कल फिर हम अ, मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। Allah Hafiz.